मैं कोई सौदेबाजी नहीं करने आई। मैंने अपने बच्चे के अधिकार की बात रखी। मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी। माँ मुझे अपने सारे मुकदमे सौंप के गई थी। मैं आज अपना पहला मुकदमा हार गया हूँ। मंत्री पद तो मैं लेकर ही रहूंगी आदित्य, और मंत्रालय भी मेरी पसंद का ही होगा। तुम बस देखते जाओ कि मैं इस मेघना देवी को कैसे मजबूर करती। खाना पूर्ति करने के लिए मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भी ऐसा वैसा मंत्रालय दिया जाए। ऐसा क्यों कह रही है आप? देखिए, हर मंत्रालय की एक अपनी अहमियत होती है। फिर भी मेघना जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे शिक्षा विभाग या निर्माण मंत्रालय दिया जाए। बाकी किसी और मंत्रालय से मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगी। बस यही कहने के लिए मैंने आपको फोन किया था। धन्यवाद। क्या बात है मेघना जी, क्या कह रही थी? रजनी जी का कहना है कि उन्हें निर्माण विभाग या शिक्षा विभाग ही दिया जाए, वरना वो किसी और मंत्रालय के लिए सहमत नहीं है। नमस्कार शंकर प्रसाद जी। नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ, बात हो गई? हाँ, जो मुझे कहना था वो तो मैंने कह ही दिया है, और मेघना जी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि मुझे शिक्षा या निर्माण विभाग चाहिए। किसी और मंत्रालय से मुझे संतुष्टि नहीं होगी। लेकिन रजनी जी, अगर उन्होंने मानने से इनकार कर दिया तो आप क्या करेंगे? हाँ, बात तो सही है। मेघना देवी ने मंत्रालय देने का वादा किया था, लेकिन कौन सा मंत्रालय देंगी ऐसा तो कोई वादा उन्होंने नहीं किया। और आप इतने भरोसे के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपने जो मंत्रालय मांगा है वो मंत्रालय आपको मिल जाएगा? रजनी जी, जरा सोचिए। सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। क्या क्या करेंगी आप? मैं इतना तो जानती हूं कि अगर मेघना देवी चाहें तो महासचिव जी को मजबूर कर सकती हैं, और मुझे वो मंत्रालय मिल सकता है जो मैं चाहती हूं। सोनाली को बलदेव सिंह के घर में वापस लाने के लिए उस वक्त मेघना देवी मजबूर हो गई थी, लेकिन अब वो कौन सा रास्ता है जिससे मेघना देवी को मजबूर किया जा सके? आप
आप लोगों ने मुझे रिहाई दिलाई है, तो ऐसे वक्त पर मैं काम नहीं आऊंगा तो फिर कब काम आऊंगा? कल मेघना देवी को भी मजबूर होना होगा। और आपको जो मंत्रालय चाहिए वही मंत्रालय आपको मिलेगा। सोनाली, चलकर खाना खा लो, खाना लगवा दिया। क्या हुआ रागिनी? इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे? जैसे अपनी बात रखकर मैंने कोई गलती कर दी। तुमने कोई गलती नहीं की है सोनाली, क्योंकि तुमने क्या खोया और क्या मांगा इसका एहसास अगर तुम्हें खुद को नहीं है तो हमारे कहने से कौन सा एहसास हो जाएगा। इसलिए तुमने कोई गलती नहीं की। अब तो तुम खुश हो ना कि तुमने अपनी बात सबके सामने रख दी, और पापा जी ने तो तुम्हारी ये शर्त मान भी ली है, तो अब तो तुम्हारी शिकायत दूर हो गई ना। बच्चे के पैदा होने से पहले पहले तुम्हें वसीयत दे दी जाएगी। तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ तो नहीं है ना? देखो, अगर तुम्हें भी अपने लिए कोई वसीयत बनवानी है तो तुम बनवा सकती हो। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। किसके लिए वसीयत बनवाएंगे? जरूरत पड़ी सोनाली तो तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद समझकर उससे बात जरूर कर लेंगे, लेकिन तुम सोचना कि तुमने जब मुंह खोला तो मांगा तो क्या मांगा। अपनी औलाद के लिए वो जो पहले से ही उसका था। हो सकता है कि ये सब कुछ मेरी औलाद का ही हो, लेकिन अगर मेरी औलाद को ही मेरा ना रहने दिया जाए तब क्या होगा? अच्छा है सोनाली, किसी को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी इस औलाद ने इस पूरे कुल को तुम्हारा एहसानमंद बना दिया था, क्योंकि कुल खानदान को चलाने के लिए औलाद की जो जननी होती है ना, उसके आगे सबका सिर झुकता है। गोद भराई में भी तो यही होता है ना। लेकिन अपनी शर्त रखकर तुमने अपनी महानता की कीमत मांगी है या अपनी मजबूरी की? तुम शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकती सोनाली कि तुमने ये शर्त रखकर माँ जी और पापा जी के दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। सोचना सोनाली, सोचना। मैं तुमसे जानना चाहता हूं, क्या सोच के तुमने ये शर्त रखी? इस शर्त का क्या मतलब है? जवाब तो तुम्हारे पास जरूर होगा। हाँ, ये बात और है, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहती हो। सोचोगी तो शायद तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि अपनी औलाद के इस दुनिया में आने से पहले तुमने कहीं उसका सौदा तो नहीं कर दिया। कहीं तुमने उसकी कीमत तो नहीं लगा दी। खाना ठंडा हो जाएगा, इसलिए खाना खाने आ जाओ।
क्या तुम्हें किसी ने यह कहकर बहकाया कि बच्चे के पैदा होने के बाद तुम्हें इस घर से अलग कर दिया जाए? या ये कहा गया कि बच्चे के पैदा होने के बाद तुम्हारी इस घर में कोई अहमियत नहीं रह जाएगी? क्या कहा गया तुमसे? किसके लिए वसीयत बना है? जरूरत पड़ी सुनानी तो तुम्हारी औलाद को अपनी औलाद समझकर उससे बात जरूर करो, लेकिन तुम सोचना कि तुमने जब मुंह खोला तो मांगा तो क्या मांगा? अपनी औलाद के लिए वो जो पहले से ही उसका था। अच्छा है सुना, किसी को तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम्हारी इस औलाद ने इस पूरे कुल को तुम्हारा एहसानमंद बना दिया, क्योंकि कुल खानदान को चलाने के लिए औलाद की जो जननी होती है ना, उसके आगे सबका सिर झुकता है। गोद भराई में भी तो यही होता है, लेकिन अपनी शर्त रखकर तुमने अपनी महानता की कीमत मांगी है क्या अपनी मजबूरी की? सोचोगे तो शायद तुम्हें जवाब मिल जाए कि अपनी औलाद के इस दुनिया में आने से पहले तुमने कहीं उसका सौदा तो नहीं कर दिया, कहीं तुमने उसकी कीमत तो नहीं लगा दी। हेलो। हाय निधि, कैसी हो तुम? अरे निधि, तुमने अपने मम्मी को ये बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम ये चाहती हो ना कि वो 150 करोड़ तुम्हारे खाते में मेरे खाते में आ जाए, तो ऐसा ही होगा। मैं साइन करवाऊंगा। 150 करोड़ कम नहीं होता, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम और मैं दोनों मिलकर माँ जी की ईमानदारी और आंटी की ईमानदारी का भरपूर फायदा उठाएगा। 150 करोड़ नहीं, 1,500 करोड़ कमाएंगे हम। बस उसके लिए सबसे पहली जरूरत ये है कि आंटी के साथ और माँ जी के साथ हमारे रिश्ते ऐसे ही बने। भाई कोई पहचाने या ना पहचाने, पर तुम तो मेरी आवाज नहीं भूल सकते, और आवाज क्या, तुम तो मुझे भी नहीं भूल सकते। भाई पहला प्यार तो आखिर पहला प्यार ही होता है, कोई नहीं भुला पाता। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना मैं? तुम माँ से कुछ कहना चाहती हो? एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी माँ के उसूल हमारे उसूलों से अलग है। तुमने एक बात अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने मेरे हाथों में कड़े लगवाने की कोशिश की, तुम्हारी एक माँ उसे भी तुमको बैठा चुप, धीरे आवाज नीचे करके बात कर। दीवार के भी कान होते हैं, और मैंने चाहा कि तुम्हारी ये बात दीवार में सुनना, समझी? और तुमने अपनी जबान बोली तो इस घर में खूनी खेल शुरू हो जाएगा। राजनीति में जब रजनी वर्मा जैसे लोग होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अगर रजनी वर्मा जनसेवा की भावना के साथ सच्ची राजनीति कर रही होती तो ये मंत्री पद में से खुद दिलाती। जिंदगी एक भंवर है,
न तुम बचो न तुम्हारी मां। समझ रही हो मेरी बात? हाँ, मैं भाई तुम्हारी कोशिशों की वजह से ही तो मुझे जमानत मिली है। अगर तुमने सौरभ की फाइल नहीं बदली होती तो आज मैं आजाद नहीं होता। तुम्हें तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि आजाद होने के बाद मैं तुम्हें तो फोन जरूर करूंगा। आफ्टर ऑल मैंने तुमसे प्यार जो किया है निधि। तुम मुझे आइंदा फोन मत करना। तुम्हें फोन ना करूं तो फिर किससे फोन करूं? सौरभ को फोन करके कहूं कि तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया, मेरा यार छीन लिया। हम दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके थे, एक दूसरे से कितना प्यार करते थे हम दोनों। और तुमने निधि को मुझसे छीन लिया। क्या कहती हो निधि? बोलूं सौरभ को? हाँ, बोलूं? तुम चाहते क्या हो आखिर? निधि, सच पूछो तो मैं आज भी तुम्हें ही चाहता हूं। खैर, ये प्यार के इकरार की बात तो बाद में भी होती रही। आज मैंने तुम्हें एक बहुत जरूरी काम के लिए फोन किया। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी माताजी को फोन करो। किस लिए? उन्हें यह कहने के लिए कि रजनी वर्मा जी को जो भी मंत्रालय चाहिए वो उन्हें दिलवा दें। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और तुम्हें अपनी मां को यही समझाना है कि रजनी वर्मा जी को शिक्षा या निर्माण मंत्रालय ही मिलना चाहिए। और अगर वो तुम्हारी खुशहाली चाहती हैं तो उन्हें सबको इस बात के लिए मनाना भी होगा और रजनी जी को वो मंत्रालय दिलाना भी होगा। समझ रही हो ना निधि? देखो तुम सुनो, मैं मां से ये सब बातें नहीं कर सकती। करनी ही पड़ेगी निधि, और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सौरभ को वो तस्वीरें ही नहीं भेजूंगा, बल्कि उसे ये अच्छी तरह समझा दूंगा कि तुम मुझे किस कदर टूट टूट कर प्यार करती थी। समझी? अपनी मां को फोन करो अभी, इसी वक्त। वाह आदित्य, आखिर तुमने मेघना जी को मजबूर करने का रास्ता निकाल ही लिया। आपके लिए तो कुछ भी करूंगा मैं मैडम। हाथ मिलाया है तो साथ तो दूंगा ही। अजी, आप अकेले जा रही हैं? पहले मुझे दफ्तर जाना है, वहां से पार्टी मीटिंग में जाना है जहां मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। आज रजनी वर्मा को मंत्री पद दिया जा रहा है ना? हाँ, फिलहाल रजनी वर्मा को मंत्री पद तो मिलना नहीं था, लेकिन सोनाली की वजह से हम सब ने फैसला किया कि उसे मंत्री पद दिया जाए। कैसी राजनीति है ना ये। रजनी वर्मा सोनाली का सहारा लेकर, उसके बच्चे का सहारा लेकर
मंत्री पद हासिल करना चाहती है। हाँ, ये इस बात का उदाहरण है कि इस प्रदेश का राजनीतिक स्तर किस तरह गिरता जा रहा है। हाँ माँ जी, राजनीति में जब रजनी वर्मा जैसे लोग होंगे तो फिर ऐसा ही होगा। अगर रजनी वर्मा जनसेवा की भावना के साथ सच्ची राजनीति कर रही होती तो ये मंत्री पद में से खुद दिलाती, क्योंकि मुझे अपने मंत्रिमंडल में सच्चे और ईमानदार लोग चाहिए जो प्रदेश की तरक्की और जनता की सेवा की भावना रखे। माँ, वो मैं चाहती हूँ कि आप ना रजनी आंटी को निर्माण मंत्रालय दे दीजिए। जिंदगी माँ जी, रजनी वर्मा सचमुच आपके मंत्रिमंडल में मंत्री बनने लायक तो नहीं है, फिर भी आज उन्हें मंत्री बनाया जाना है। वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए आपको रजनी वर्मा पर पूरी नजर रखनी पड़ेगी। रजनी वर्मा को नहीं मालूम कि अब तक किसी की नजर उस पर नहीं थी, लेकिन मंत्री पद मिलने के बाद पूरी पार्टी की नजर उस पर होगी। ठीक है माँ जी। अगर रजनी वर्मा के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया तो उनसे मंत्री पद छीन लिया जाएगा। ठीक है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। आपकी सब्जी तैयार है, आप बैठिए। हाँ हाँ मैडम, मैं इंतजार करता हूँ। मैं चलती हूँ। सक्सेना जी, हम चाय लेकर आते हैं, पापा जी पूजा कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम। जी। खाना पूर्ति करने के लिए मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई भी ऐसा वैसा मंत्रालय दिया जाए जैसे पहले खाद्यान्न मंत्रालय देने की बात चल रही थी, या ऐसा कोई भी मंत्रालय जिसकी कोई अहमियत ही ना हो। नीति बेटा, नमस्ते माँ, कैसी हैं आप? हम ठीक है, तुम कैसी हो? बताओ कैसे फोन किया? माँ, मैं भी ठीक हूँ, पर मैंने एक जरूरी बात करने के लिए आपको फोन किया। हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या बात है? माँ, अगर मैं आपसे कुछ कहूँ तो आप मेरी बात मानेंगी? नीति बेटा, तुम्हारी बात नहीं मानूंगी तो और किसकी मानूंगी? बोलो क्या बात करनी है? माँ, वो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है ना? हाँ, पर इससे तुम्हें क्या लेना देना? माँ, वो मैं चाहती हूँ कि आप ना रजनी आंटी को निर्माण मंत्रालय दे दीजिए। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं सोनाली, और तुम बेवकूफ बन रही हो। वो जानबूझकर वक्त गुजारना चाहते हैं। सोनाली, अगर उस वक्त अगर बलदेव सिंह ने वसीयत करने से मना कर दिया तब क्या करोगी तुम? देखिए रजनी जी, इस मंत्रालय में पैसा बहुत है और निर्माण के नाम पर हेरा फेरी की गुंजाइश भी रहेगी आपके पास।